हेलो दोस्तों, मैं विकास मौर्य। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूजीसी, टीजीटी, पीजीटी, यूपीपीसीएस, आईएएस या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ से इतिहास विषय के अंतर्गत खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। और इतिहास विषय के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है उसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो महत्वपूर्ण टॉपिक में एक टॉपिक है आधुनिक भारत के अंतर्गत मराठा, जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और मराठों के इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्सेप्चुअल समझना पड़ेगा। और फैक्ट रटने मात्र से आज की एग्ज़ाम में आप सफल नहीं हो सकते हैं, इसलिए फैक्ट को रटना सही भी हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। और इसी के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक होगा मराठा संघ आधुनिक भारत के अंतर्गत। और हम लोग खूब अच्छे से समझेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे और कभी ना भूलेंगे। तो आइए देखते हैं मराठा आधुनिक भारत का। अगर इसका लोकेशन देखें तो आधुनिक महाराष्ट्र का इलाका मराठों के अंतर्गत आता था। ये देखिए, अगर हम मैपिंग करें इस प्रकार से तो यहाँ पे हम एक टूटी फूटी तरीके से बता सकते हैं लोकेशन कि यहीं पर मराठों का राज्य स्थापित रहा होगा। तो मराठा राज्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा मराठा राज्य के इतिहास के बारे में, उसके स्रोत के बारे में समझना पड़ेगा। यानी कि मराठा राज्य के बारे में जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके कौन कौन से स्रोत हैं, किस प्रकार से मराठों के बारे में कहाँ पर लिखा गया, कौन सी कृतियाँ हैं, किसने लिखा है। तो सबसे पहले हम एक शब्द और जान लेते हैं, मराठा का मतलब क्या होता है। मराठा राज्य का, मराठा शब्द का अर्थ तो हम देखते हैं कि मराठा शब्द का अर्थ होता है महान संघर्ष। इसका सब अर्थ होता है महान संघर्ष। अब मराठों के बारे में हमें जाननी है तो पहले हम उसके स्रोत को जानेंगे। आइए देखते हैं मराठा राज्य के बारे में जानने के स्रोत। और इसके अंतर्गत देखेंगे कि किसने कौन सी कृति लिखी है, किसने मराठों के बारे में क्या इतिहास में लिखा हुआ है, इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले एक भारतीय विद्वान है रामचंद्र जी, उन्होंने एक कृति लिखी मराठा साहित्य तिलक के नाम से। तो लिखते हैं मराठा साहित्य तिलक। किसकी कृति है ये? रामचंद्र जी की। और बखर मराठों से संबंधित जीवनियाँ होती हैं, जिसमें बखर के अंतर्गत शिवाजी की जीवनी को दिखाया गया है। और उसके रचनाकार जो हैं सभासद जी हैं, भारतीय इतिहासकार हैं। तो आइए लिखते हैं बखर में क्या लिखा गया है। शिवाजी की जीवनी। किसके द्वारा रचित है ये? तो सभासद के द्वारा। और महादेव गोविंद रानाडे ने भी एक कृति लिखी है मराठों के बारे में, जिसका नाम है राइज ऑफ द मराठाज पावर। तो राइज ऑफ द मराठाज पावर किसकी कृति है? तो महादेव गोविंद रानाडे की।
MG रानाडे भी इन्हें कहा जाता है शार्ट में। इसके बाद हम देखेंगे कि मराठों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, मराठा थे कौन, कहाँ से आए, और आगे देखते हैं। मराठों की उत्पत्ति। ऐसा कहा जाता है कि मराठा जो है सिसोदिया परिवार से थे और इनका मूल स्थान जो था चित्तौड़ में था। और जिस समय भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, दिल्ली सल्तनत में बहुत से शासक रूल करते हैं भारत में, और एक शासक का नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी, आपने सुना होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और राजा रतन सिंह के समय में। तो उसी सिसोदिया वंश के एक परिवार थे, उन्हीं से रिलेटेड थे, और उनका नाम था सुजान सिंह या सज्जन सिंह के नाम से जाना जाता है। वो इतने परेशान हो गए वहाँ से कि उन्होंने अपना स्थान बदल दिया और वो अंततः जो है महाराष्ट्र में आकर के बस गए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मराठा चित्तौड़ राजधानी थी, और मेवाड़ बोलते हैं उसको, राज्य का नाम। मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंधित थे। इसके बाद हम देखेंगे कि जब 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया, तो उसके बाद इनका परिवार जो है, इनसे रिलेटेड एक सज्जन सिंह थे व्यक्ति, उनका परिवार जाके महाराष्ट्र में बस गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अलाउद्दीन के द्वारा 1303 AD में चित्तौड़ पर आक्रमण के बाद सज्जन सिंह नाम के एक व्यक्ति थे जो कि महाराष्ट्र में आके बस गए। और इसी सज्जन सिंह से रिलेटेड जो है, एक बार बंद करें, और इस सज्जन सिंह की जो है 5वीं पीढ़ी, मतलब कि अगर हम 5वीं पीढ़ी देखें तो एक व्यक्ति होते हैं उग्रसेन। इस उग्रसेन के 2 पुत्र होते हैं। उग्रसेन के 2 पुत्र होते हैं और इनका नाम होता है कर्ण सिंह और शुभकर्ण। कर्ण सिंह एक बड़े पुत्र होते हैं कर्ण सिंह, और जो छोटा होता है उनका नाम शुभकर्ण। और इसी शुभकर्ण के वंशज जो है, इस शुभकर्ण के वंशज जो है भोसले कहलाते हैं। इनके वंशज क्या कहलाते हैं? भोसले। और शिवाजी या फिर उनके पिता शाहजी भोसले इसी वंश के थे। तो शुभकर्ण के वंश में 2 भाई होते हैं। बाद में आगे चलकर कुछ टाइम बाद
एक का नाम होता है मालोजी और विठोजी, इसी के वंश के मालोजी और एक होते हैं विठोजी। और आगे देखते हैं हम लोग। मालोजी और विठोजी दोनों क्या करते हैं कि साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में अहमदनगर में निजाम वंशों का शासन था, निजामों का शासन था। उसी में एक होते हैं ये सिंहखेड़ क्षेत्र होता है, उसी के जागीरदार होते हैं लखूजी जाधव, उन्हीं के यहाँ दोनों भाई ये नौकरी कर लेते हैं। तो सिंहखेड़ के हम लोग लिखेंगे कि अहमदनगर में अहमदनगर के अंतर्गत एक जागीरदार होते हैं सिंहखेड़ के जागीरदार लखूजी जाधव के यहाँ ये दोनों भाई कौन थे? मालोजी और विठोजी नौकरी कर लेते हैं। कौन कौन थे दोनों भाई? एक बार हम लोग फिर से देखेंगे। मालोजी और दूसरा था विठोजी। तो इसी मालोजी के एक पुत्र होता है, एक पुत्र की प्राप्ति होती है और उसी का नाम शाहजी, यानी कि शाहजी भोसले किसके पुत्र थे? मालोजी के। इनका विवाह जो है, शाहजी भोसले का विवाह इन्हीं लखूजी जाधव, ये जागीरदार जो सिंहखेड़ थे, इनकी पुत्री कौन थी? जीजाबाई। इनकी पुत्री का नाम जीजाबाई था और इन्हीं से जो है शाहजी भोसले की शादी हो जाती है। तो शाहजी भोसले और जीजाबाई से एक पुत्र की प्राप्ति होगी और वही होंगे शिवाजी, जिनको आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा होगा। तो हम देखते हैं, आइए लिखते हैं। मालोजी से नहीं मालोजी को एक पुत्र की प्राप्ति होती है, उसका क्या नाम होता है उस पुत्र का? अभी हमने बताया, शाहजी भोसले। और इनका जन्म संभवतः जो है माना जाता है 1590 के आसपास, 1590 AD के आसपास। अहमदनगर के निजाम से लखूजी जाधव की वैमनस्यता हो जाती है, यानी कि उनसे बात जो है बिगड़ जाता है। तो 1620 ईस्वी में लखूजी जाधव जो है मुगल साम्राज्य के अंतर्गत चले आते हैं। और उस समय आपको पता होना चाहिए कि मुगल शासक जो थे वो जहांगीर थे। जहांगीर का शासनकाल कितना है? तो आइए हम लिखते हैं आगे। कुछ समय पश्चात लखूजी जाधव वैमनस्यता के कारण अहमदनगर के निजामशाही वंश से
जो है वैमनस्यता के कारण कुछ समय पश्चात लखोजी जाधव का अहमदनगर के निजाम से वैमनस्यता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण जो है लखोजी जाधव मुगल साम्राज्य में चले आते हैं। लखोजी जाधव मुगल साम्राज्य में चले आते हैं। उस समय जो है, अभी आपको मैंने बताया कि मुगल शासक थे जहांगीर। तो आइए देखते हैं आगे। इस प्रकार एक क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम मुगल साम्राज्य के अंतर्गत यानी कि मराठों को उमरा वर्ग में कब शामिल किया। उमरा वर्ग मतलब होता है वीआईपी वर्ग, बड़े लोगों का वर्ग जो है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1620 ईस्वी में, तो आइए लिखते हैं कि सर्वप्रथम मराठों को, ये भी मराठों से ही रिलेटेड थे, भले ही अहमदनगर में जो है ये जागीरदार थे उसके अंतर्गत निजाम शाही वंश के, लेकिन ये भी मराठा थे। तो क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में किस मुगल शासक ने सम्मिलित किया। तो हम लिखेंगे कि सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में जहांगीर ने सम्मिलित किया। टाइम कितना था, अभी मैंने बताया आपको कि 1620 का समय था, 1620 एडी। और आगे चल करके शाहजहां के समय में शाहजी भोसले भी जो है मुगल उमरा वर्ग में आ जाते हैं। उमरा वर्ग नहीं कह सकते कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं, और ये 5000 का जो है मनसब इनको प्राप्त होता है। तो लिखते हैं आगे चलकर शाहजी भोसले शाहजहां के समय में शाहजहां का समय जो है जहांगीर के बाद आता है, और इनके समय में जो है मुगल सेवा में चले जाते हैं और 5000 का मनसबदार नियुक्त हो जाते हैं। मनसबदार का मतलब होता है, मनसब का मतलब होता है कि ओहदा यानी पद। मुगल साम्राज्य के जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि क्या होता है मनसबदार, मनसब, जात, सवार आदि सब कुछ देखा जाएगा। शाहजी भोसले सिर्फ 2 वर्ष ही मुगल सेवा में रहे, और ये फिर आ जाते हैं निजाम के अंतर्गत जो है, यानी कि अहमदनगर में आ जाते हैं। कहा जाता है कि कुछ समय बाद ये कुछ टाइम के लिए बीजापुर पे चले जाते हैं। और हिरण आखेट करते समय शाहजी भोसले की जो है 1664 में मृत्यु हो जाती है। तो लिखते हैं
1664 में डायरेक्ट पॉइंट हो जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनता है, बनता क्या नगड़े होता है, कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए आज तक। 1664 AD में शाहजी भोसले की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कैसे होती है, ये आखेट करते समय होते हैं, घोड़े से गिर जाते हैं हिरन का आखेट करते समय, तो कोई मायने नहीं रखता, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे जब शिवाजी, तो वहीं से क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं, शिवाजी, संभाजी, इसके बाद आते हैं राजा राम वगैरह, सब आगे देखेंगे हम लोग। तो 1664 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और एक चीज़ देख लेते हैं हम लोग कि मराठा की उत्पत्ति से जुड़े हुए कुछ फैक्ट पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में, तो उसके लिए हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। आगे का हमारा टॉपिक जो है शिवाजी होगा। दोस्तों आज बस यहीं तक, आगे के टॉपिक में हम आएंगे और आपको बताएंगे कि शिवाजी ने किस प्रकार से मराठों का उत्थान किया और किस प्रकार से एक तरीका चलाया था उन्होंने, आप सुने होंगे, चौथ और सरदेशमुखी नाम से, और उसी के सहारे साम्राज्य विस्तार किया। तो अगला टॉपिक हमारा वही होगा शिवाजी, जहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं। और उनका जन्म 1627 में होता है और मृत्यु 1680 में, आप सभी को पता होगा। लेकिन उनके बारे में जो कॉन्सेप्चुअल हम बताएंगे, कॉन्सेप्चुअल और फैक्ट जो कि क्वेश्चन में पूछे ही पूछे जाते हैं, उसके बाहर से कहीं भी कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।